हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग अक्सर इस बात को लेकर परेशान रहते हो कि सर आरआरबी जेईई की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, या आएगी तो कब आएगी। तो आज उसी को लेकर के मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। पिछली जो वैकेंसी आरआरबी जेईई की आई थी वो 2018-19 में आई थी, और मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से रेलवे की जो वैकेंसी है वो पंचवर्षीय योजना की तरह है कि जब चुनाव आता है तो वैकेंसी आती है। तो इस बार की वैकेंसी की जहां तक बात है तो वैकेंसी आएगी ये तो 100% पक्का है। 2023 में हो सकता है अगले 2-3 महीने के अंदर आ जाए या 2023 के लास्ट तक आ जाए, लेकिन अब वैकेंसी आएगी जरूर। सीट्स कितनी आएंगी इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, वैकेंसी एग्जैक्टली किस महीने में आएगी इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन वैकेंसी आएगी जरूर। अगर मैं अपना अंदेशा जाहिर करूं तो अभी से लेकर के आप मान लीजिए कि अगले 2-3 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आना चाहिए, अगले 2-3-4 महीने के अंदर। लेकिन जब भी हो सकता है 2023 के लास्ट तक वैकेंसी आ ही जाए, और एग्जाम हो सकता है 2024 के स्टार्टिंग में हो, जब भी हो। तो आपको इस बात को अपने दिमाग में रख करके अपनी तैयारी को करना है कि वैकेंसी आएगी जरूर। संख्या कितनी होगी ये कहना मुश्किल है। जहां तक संख्या का अगर अनुमान लगाया जाए तो ये मान के चलो आपकी 10,000 के आसपास, 11-12 हजार के आसपास सीट्स आने वाली हैं। तो लगभग 10,000 सीट्स रहेंगी, इसमें आपको अपना बेस्ट देना है। और अगला सवाल आपके पास ये रहता है कि ठीक है सर, आपने बोल दिया वैकेंसी आएगी, ये पक्का है, कब आएगी। चलिए ठीक है, अगले 2-4-6 महीने में जब भी आ जाएगी चलेगा। अप्लाई इसमें कौन कौन कर सकता है? तो अगर रेलवे में मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर की, तो अगर आपके पास डिप्लोमा है या बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी और बीटेक वाले भी। हो सकता है इस बार पूरे चांस है कि रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी वैकेंसी आए। जो पिछली बार एग्जाम हुआ था 2018-19 में, उसमें रेलवे में सिर्फ जेईई की वैकेंसी आई थी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी नहीं आई थी। लेकिन इस बार चांस है कि जेईई के अलावा सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी वैकेंसी आए। तो जेईई के लिए तो आपके पास डिप्लोमा हो या बीटेक हो आप जा सकते हो, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए आपके पास बीटेक होना चाहिए। तो अगर हम सीट की बात करें तो मान के चलो आपकी जो अंदाजा मुझे लग रहा है कि लगभग 10,000, 11-12 हजार के आसपास सीट्स रहने वाली हैं। नोटिफिकेशन अगले 3-4 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। हाँ, एग्जैक्ट कब आएगा नोटिफिकेशन इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आप लोग देख रहे होगे कि तमाम लोग इसका अंदाजा पिछले 6 महीने 1 साल से लगा रहे हैं कि वैकेंसी अगले 2 महीने बाद आ जाएगी, लेकिन आएगी जरूर, ये तो पक्का है लगभग। तो अगर आपके पास डिप्लोमा या बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं मेन ब्रांचेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन ब्रांचेस से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है तो आप आरआरबी जेईई में एप्लीकेबल हो। उसके अलावा और भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे अगर आपने बीएससी वगैरह कर रखा है और भी कुछ क्वालिफिकेशन है। मैंने मेन ब्रांचेज लिखी हैं, अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक इन ब्रांच से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कई बार बच्चे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि सर उम्र क्या होगी, इसकी उम्र की अधिकतम सीमा, क्योंकि मेरी उम्र सर 30-32 होने जा रही, क्या मैं बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा। तो जो एज लिमिट पिछली बार की नोटिफिकेशन में थी, मैं यही मान के चल रहा हूं कि इस बार भी वही एज लिमिट रहने वाली है। 18 से 33 साल थी जनरल कैंडिडेट के लिए, और 18 से 36 थी जो है ओबीसी के लिए, और 18 से 38 थी जो है एससी और एसटी के लिए। तो अगर आप इस एज लिमिट में आते हो तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भर पाओगे, रेलवे जेईई के फॉर्म को। ठीक है, अब आता है कि सर मैंने मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है तो मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं, लेकिन सर मेरा दोस्त है उसने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक किया है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक कर रखे हैं तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल के साथ साथ उसकी कुछ एलाइड ब्रांचेज भी हैं। एलाइड मतलब अगर आपने प्रोडक्शन से किया है, ऑटोमोबाइल से किया है, मैन्युफैक्चरिंग से, मैकाट्रॉनिक्स से, इंडस्ट्रियल से, मशीनिंग इंजीनियरिंग से, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग से, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट आएगी उसमें अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक किया है या इसमें से किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक किया है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा बीटेक किया है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी कोई डिसिप्लिन है
उससे आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा या बीटेक किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो पोस्ट आएंगी जिसपे कहा जाएगा कि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा चाहिए, तो उस पे इन में से कोई भी ब्रांच अगर आपकी है और आपने इसमें से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब एलाइड ब्रांचेज है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, यानी आपने इसमें से किसी ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया है तो जो भी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आएंगी आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद करूं मैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई आपकी ब्रांच है उससे आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या साथ साथ अगर आपने बीएससी किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, 3 साल वाला डिप्लोमा कर रखा है, बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन, यानी 3 साल की आपने बीएससी की है विद सिविल इंजीनियरिंग, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट आएंगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, कुछ पोस्ट ऐसी होती है ना जो कि तीनों ब्रांच के लोग मतलब दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं पिछले बार की जो वैकेंसी आई थी, जो पिछले बार की वैकेंसी आपकी आई थी, लगभग 13-14 हजार के आसपास वैकेंसी आई थी, उसमें पिछली बार जो 2018-19 में वैकेंसी आई थी उसमें कुछ पोस्ट ऐसी थी जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जा सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी जा सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी थी जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जा सकते हैं। ऐसी पोस्ट की संख्या लगभग 6,500-7 हजार के आसपास थी रफली। और जो सिविल इंजीनियरिंग की कुछ सीट थी लगभग 4,500 के आसपास, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे थे वो जा सकते हैं, या अगर आपने बीएससी कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से तो भी आप जा सकते हो। तो लगभग सिविल इंजीनियरिंग की लगभग 45-4600 पोस्ट थी। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तो उसके लिए लगभग 6-7 हजार के आसपास सीट थी। अगर आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है तो उसके लिए भी कुछ सीट थी लगभग 7 हजार के आसपास। यानी ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इन तीनों ब्रांचेज की जो पोस्ट थी, ज्यादातर पोस्ट ओवरलैप हो रही थी। ओवरलैप मतलब इस पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल वाला भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी जा सकता है, मैकेनिकल वाला भी जा सकता है। हाँ, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के कुछ डिपार्टमेंट थे जहां पे आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से तो भी आप जा सकते हो, मैकेनिकल वाले नहीं जा सकते हैं। यानी मेरा यह कहने का मतलब है कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जो सिविल के लिए स्पेसिफाइड होंगी, कुछ पोस्ट होंगी जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होंगी, और कुछ पोस्ट होंगी जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सारे बच्चे जा सकते हैं। तो अगर आप अपने ब्रांच को देखोगे, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल है तो लगभग आपको 6-7 हजार सीट्स मिली थी। अगर मैं 2018-19 की चर्चा करूं, लगभग वही पैटर्न इस बार भी रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो काम है कई बार रिलेटेड रहता है। एसएससी जेईई में तो आप देखोगे तो जो वैकेंसी आती है एक साथ ही लिख देता है कि 100 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की, यानी वही काम इलेक्ट्रिकल वाला भी करता है, वही काम मैकेनिकल वाला भी करता है। एसएससी जेईई की मैं बात करूं कई बार तो यहां पे लेकिन आपकी जो पोस्ट आएंगी, कुछ पोस्ट सबके लिए कॉमन रहेंगी, तो उसमें आप कोई भी ब्रांच आपकी हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो जब नोटिफिकेशन आएगा एग्जैक्टली तो आप वहां से देख करके अंदाजा लगा सकते हो। अब बात आती है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें, इसमें 2 स्टेज होगा, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कैसा होगा? क्वालिफाइंग नेचर का, यानी इसमें जो भी न्यूनतम नंबर डिसाइड किया जाएगा वो नंबर आपको लेके आना है CBT 1 में, ठीक है। वैसे तो मिनिमम नंबर 40% है जनरल कैटेगरी के लिए, बट 40% से काम नहीं चलेगा। न्यूनतम नंबर जो मिनिमम है वो तो 40% लेके आना है, बट उससे काम नहीं चलेगा। आपका पेपर होगा, उसके बाद हर जोन की अलग अलग कट ऑफ बनेगी। उस मिनिमम कट ऑफ को अगर आप क्रॉस कर गए तो फिर उसके बाद उससे ज्यादा कितना नंबर आप ले आ रहे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। CBT 1 क्वालिफाइंग होगा, इसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 और जनरल साइंस के 30, यानी टोटल आपके 100 सवाल आएंगे। 90 मिनट्स का टाइम होगा, 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा 100 मार्क्स का।
यानी 100 सवाल 100 नंबर के, एक सवाल 1 नंबर का, टाइम 90 मिनट का, मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 30। 100 सवाल मिलेंगे तो आपको यह हिस्सा पहले पढ़ना है। सीबीटी 1 में ही अगर लटक जाओगे तो सीबीटी 2 में क्या कहां मौका मिलेगा? सर हमारा टेक्निकल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सीबीटी 1 में ही लटक गए तो सीबीटी 2 में नहीं जा पाओगे। मुझे पिछली बार का याद है 2018-19 का, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका टेक्निकल बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत शानदार था, मगर नॉन टेक उनका बहुत वीक था, वो सीबीटी 1 में ही लटक गए। वो बच्चे अगर सीबीटी 2 में बैठते तो उनका पक्का सिलेक्शन होता, लेकिन सीबीटी 1 में ही लटक गए। तो आपको इस गलती को इस बार नहीं दोहराना है कि टेक्निकल तो बहुत अच्छा है लेकिन नॉन टेक में डब्बा गोल है। आपको नॉन टेक भी साथ साथ पढ़ते रहना है, क्योंकि नॉन टेक हर एग्जाम में थोड़ा बहुत आ ही जाता है, टेक्निकल के भी एग्जाम में नॉन टेक थोड़ा बहुत आता ही है। तो आपको ये चीजें अच्छे से कवर करके चलनी है। ऐसा ना हो कि सीबीटी 2 में पहुंच ही ना पाओ, टेक्निकल बहुत अच्छी है सर लेकिन सीबीटी 2 में पहुंच ही नहीं पाए, और फिर बच्चे रोना गाना शुरू कर दिए थे पिछली बार कि सर ये तो गलत हुआ, ऐसा वैसा। तो अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो है, इसको तो आप बदल नहीं सकते हो, तो आपको सीबीटी 1 में मेहनत करनी है। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें, अलग अलग जोन का अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, जो कट ऑफ बनेगी आपकी। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के पहले अगर आपके नंबर लगभग 54-55 थे तो वो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, और ये एक एवरेज कट ऑफ है बता रहा हूं, जो मिनिमम कट ऑफ थी 54-55, जो मुझे लग रहा है कि इसी के आसपास बेंगलोर की कट ऑफ गई थी और अहमदाबाद की कट ऑफ इसी के आसपास गई थी जनरल कैटेगरी की। जनरल से कम गई थी ओबीसी की, उससे भी कम गई थी एससी एसटी की। मैं सामान्य वर्ग की बात करूं तो 2018-19 में सीबीटी 1 की जो कट ऑफ गई थी लगभग 54-55 नंबर के आसपास जनरल कैटेगरी की, जो न्यूनतम कट ऑफ गई थी इसी के आसपास थी। यानी 100 में से अगर आप 54-55 से कम नंबर लेकर के आ रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। और जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी किसी पर्टिकुलर जोन में, जैसे इलाहाबाद जोन में कट ऑफ काफी ज्यादा गई थी, मुझे जहां तक याद आ रहा कि 74 के आसपास गई थी। अजमेर जोन की भी कट ऑफ काफी ज्यादा गई थी। अजमेर और इलाहाबाद जोन की कट ऑफ लगभग 70 के ऊपर गई थी, मुझे लग रहा है 73, 74, 75 के आसपास थी। तो अजमेर और इलाहाबाद में कट ऑफ ज्यादा गई थी, 72, 73 के आसपास 100 में। कुछ जोन की कट ऑफ जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर और कुछ जोन थे इनकी कट ऑफ कम गई थी, 54-55 के आसपास गई थी। हाँ, आप नंबर जितने भी लेके आओगे, नॉर्मलाइजेशन होता है तो कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, 4-5 नंबर, 2 नंबर। तो आपको यह याद रखना है कि 100 में से आपको कोशिश करनी है कि 65-70 नंबर कम से कम लेकर के आओ। इतनी तैयारी आपकी रहे। डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आया, आपकी जोन कौन सी है। और यहां पे अगर आप 70-75 नंबर लेकर के आ रहे हो तो ठीक है, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी कि हम 90 नंबर लेकर के आए, कोई फायदा नहीं है ना। अगर आपके जोन की कट ऑफ 60 नंबर गई और आप 60 नंबर लेके आ गए, अब 60 से 70 आप ले आ रहे हो, 60 से 80, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ लटकना भी नहीं है। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके चलना है। आप ये मान के चलो अपने दिमाग में कि आपको 100 नंबर का अगर पेपर है तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 70 मैं लेकर के आऊंगा, कम से कम 70 लेकर के आऊंगा। 75 आ जाए, 80 आ जाए तो और अच्छी बात, ठीक है। सीबीटी 1 में इसी हिसाब से तैयारी करना। 55 सोच करके मत तैयारी करना, सर मेरा तो एससी कैटेगरी है, सर मेरा कट ऑफ तो 40 नंबर गया था, मेरा कट ऑफ तो 38 नंबर ही गया था, या मैं सर ओबीसी कैटेगरी का हूं, मेरी कट ऑफ तो 48 नंबर ही गई थी। ऐसे सोच के तैयारी करोगे 2-4 नंबर और कम हो जाता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रख के तैयारी करोगे, 2-4 नंबर कम भी होगा तो फिर भी कट ऑफ आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो सीबीटी 1 में आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है। टारगेट आपको लेके चलना है 100 में 70, ठीक है। सीबीटी 1 के नंबर नहीं जोड़ने वाले हैं। एक बार कट ऑफ आप क्लियर कर गए, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर सीबीटी 2 की डेट आएगी और सीबीटी 2 आप फिर दोगे। सीबीटी 2 जो होगा इसके मार्क्स जुड़ेंगे, इसके मार्क्स जुड़ेंगे। सीबीटी 2 में क्या होगा, 120 मिनट होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होगा। यानी एक सवाल 1 नंबर का, एक सवाल 1 नंबर का आपको मिलेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के कितने सवाल, 15, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल के 10 और टेक्निकल एबिलिटी का 100। टेक्निकल एबिलिटी का मतलब आपकी जो ब्रांच है, आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल ब्रांच से, सिविल है तो सिविल ब्रांच के। यानी ये 100 नंबर का पेपर सबका अलग अलग रहेगा, बाकी सबका पेपर सेम। ये 100 नंबर का पेपर सबका अलग अलग रहेगा, बाकी सारा हिस्सा सबके लिए, हर ब्रांच के बच्चों के लिए सेम रहेगा। बात आ रही समझे। टेक्निकल का बैच करियर लैब पे चल रहा है। अगर आप इस 100 नंबर की तैयारी करना चाहते हो आरआरबी जेई के लिए तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और
इलेक्ट्रॉनिक्स सारी ब्रांचेज के लिए करियर ऐप पे बैच चल रहा है। आप ऐप खोलोगे, नीचे सबसे लाइव क्लास पे क्लिक करोगे, उसके बाद ऊपर जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा आपको, तो राइट साइड आप जाओगे तो उस पर क्लिक करना, वहां पे आपको जेईई के बैचेज दिख जाएंगे, वहां ज्वाइन करके आप अपनी 100 नंबर की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो अगर आप इस 100 नंबर को लेकर परेशान हो। क्योंकि जो टेक्निकल हिस्सा है वो थोड़ा सा टाइम लेता है समझने में, इसको पचाने में। ये ऐसी चीज नहीं जो आप महीने 2 महीने में पढ़ लोगे, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये 100 नंबर जो आपका है ये वाला, इसका बैच करियर ऐप पे चल रहा है, आप जा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 100 नंबर वाला पेपर अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग रहेगा, बाकी सारी चीजें हर ब्रांच के लिए एक जैसी होंगी। सीबीटी 2 जो होगा ये मार्क्स काउंट होगा, ठीक है, ये मेरिट में काउंट होगा, ये मेरिट बनाएगा आपकी। मेरिट बनाएगा सर मतलब सर सीबीटी 1 का नंबर तो जुड़ेगा नहीं, सीबीटी 2 का जुड़ेगा। जुड़ेगा का मतलब क्या हुआ सर? अरे जुड़ेगा का मतलब ये है कि रेलवे में आप नौकरी तो करोगे, रेलवे में कई सारी पोस्ट होती हैं, लगभग 65 से 70 पद आए हुए तो 2018-19 की अगर आप बात करोगे तो। अब आपने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया, आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा रेलवे में? आपको ट्रैक मशीन मिलेगा, आपको वर्कशॉप मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? तो वो डिपेंड करेगा आपकी सीबीटी 2 की परफॉर्मेंस के बेस पे। आपने इसमें मान लीजिए जितनी भी पोस्ट हैं, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप प्रेफरेंस में जिसको ऊपर रखोगे आपको वो मिलेगा, और अगर आपके नंबर इसमें कम है, यानी आपने बिल्कुल बाउंड्री पे आप हो, तो आपको वो पोस्ट मिलेगी, वो डिपार्टमेंट मिलेगा रेलवे में जहां पे कोई जाना नहीं चाहेगा। तो आपको सीबीटी 2 में नंबर अच्छे लेकर के आने हैं, सीबीटी 2 में नंबर अच्छे लेकर के आने हैं, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं रेलवे में जहां पे थोड़ा सा फील्ड वर्क है, कई बार आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है ऐसे कामों को करना, और कुछ पोस्ट ऐसी जो थोड़ी सी ठीक ठाक हैं। तो आप कौन से डिपार्टमेंट रेलवे में जाओगे तो कौन सा काम आप करोगे, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, कौन सा सेक्शन आपको मिलेगा, वो डिपेंड करेगा आपको आपकी सीबीटी 2 की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इसमें नंबर अगर अच्छे हैं, जब आप सीबीटी 2 का फॉर्म फिल करोगे उसी दौरान आपको अपनी प्रेफरेंस भी सिलेक्ट करनी होगी कि हाँ हमारी पहली प्रेफरेंस ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। उसके हिसाब से आपके जैसे नंबर आएंगे आपको अपनी प्रेफरेंस मिलती जाएगी। अगर नंबर आपके बहुत कम है तो आपकी जो प्रेफरेंसेज हैं फिर वो शायद ना मिले, फिर नीचे की चीजें मिले जिसको शायद कोई लेना ना चाहे। ठीक है, खैर अगर अभी आपका मकसद है कि नहीं सर बस एक नौकरी मिल जाए रेलवे में, कहीं भी मिले कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है, ये सीबीटी 2 का हिस्सा है। इसके मार्क्स जोड़ेंगे, उसके बाद आपका डीवी मेडिकल वगैरह जो होता है वो होगा। इंटरव्यू वगैरह नहीं है इसमें, पेपर आपका ऑनलाइन होगा। तो आप करियर ऐप पे इस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल के बैचेस चल रहे हैं। आप ऐप खोलोगे ना, ऐप पे सबसे नीचे एक लाइव क्लास का ऑप्शन लिखा है। ऐप खोलने पर सबसे नीचे लाइव क्लास का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना आप एक बार, उसके बाद ऊपर जेईई एंड आईटीआई एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना आप। इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी टेक्निकल के बैचेज चल रहे हैं या आईटीआई के, आरआरबी, एलपी के, वो बैचेज आपको दिख जाएंगे। वहां जाकर के आप इंट्रो वीडियो देख सकते हो, बैच के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है उस बैच में। दूसरा, आप वहां पर जाकर के डेमो देख सकते हो, अगर आपको किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका देखना है तो आप यहाँ पे जाकर के डेमो भी देख सकते हैं, और यहीं पे जाकर के आप एडमिशन भी ले सकते हैं। और अगर बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई इस पे जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप अगर बीटेक कर रखे हैं या डिप्लोमा कर रखे हैं तो आरआरबी जेईई आपका निशाना होना चाहिए, और साथ साथ बीटेक वालों के लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आने की भी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपकी जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांच हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आप उसके सिलेबस को देखिए। उसका सिलेबस आपको पिछला नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करोगे 2018-19 वाला, तो उसमें आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। वहां से उस सिलेबस को देखिए और उसको पढ़िए। हाँ, यहाँ पे जो बैचेज चल रहा है करियर ऐप पे, उसमें सारे टेक्निकल सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, चाहे मैकेनिकल हो, मैकेनिकल जैसे इंडस्ट्रियल है या मेट्रोलॉजी है, वो सारे सब्जेक्ट होंगे। इलेक्ट्रिकल के जितने सब्जेक्ट हैं या सिविल के जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे जो बैच जेईई का चल रहा है करियर ऐप पे। तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए, उस सिलेबस में उन चीजों को अंडरलाइन करिए, जो चीजें आपकी थोड़ी सी वीक है उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, और जो चीजें आपको आती हैं उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। क्योंकि टेक्निकल एक ऐसी चीज इसको पढ़ने में कम से कम 5 महीना 6 महीना लगता है, इससे जल्दी आप नहीं सीख पाओगे अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ रखा है तो। इसलिए इसकी तैयारी आपको जल्दी स्टार्ट करनी है, क्योंकि टेक्निकल क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं सवालों की। अब जैसे आप देखो सीबीटी 2 में जैसे जनरल अवेयरनेस है, इसका हिस्सा बड़ा है। जनरल अवेयरनेस से बहुत सारी चीजें हैं,
ऐसे ही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको मिलती हैं, लेकिन जो ट्रेड का हिस्सा है आपका टेक्निकल एबिलिटी का, ये लगभग सिलेबस डिफाइंड है कि हाँ भाई सिविल ब्रांच में सॉइल मैकेनिक्स में यहाँ से सवाल बनता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसफार्मर से यहाँ से सवाल बनता है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वेल्डिंग से यहाँ से सवाल बनता है। तो सब सवाल लगभग लगभग फिक्स हैं, तो यहाँ से आपका दायरा फिक्स है, यहाँ से आसानी से आप सवाल सही कर सकते हो। बाकी ये चीजें जो इनका दायरा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप इसको भी पढ़ेंगे, बिना इसके आपका गुजारा नहीं होने वाला है। तो अगर आप आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो वैकेंसी आने का इंतजार मत करिए, क्योंकि वैकेंसी जिस दिन आ जाएगी फिर आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। सर वैकेंसी आ गई, पर्यावरण कहाँ से पढ़ें, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर याद ही नहीं हो रहा है, बायोलॉजी तो सर पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, कभी पढ़े ही नहीं अच्छे से बायोलॉजी। ये सब आपको उस वक्त नहीं करना है, आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। हो सकता है आपको कुछ सब्जेक्ट इसमें से बहुत अच्छे से आते हों, आप नॉन टेक का कुछ एग्जाम दिए हो, तो अगर नॉन टेक वाला हिस्सा आपका बहुत अच्छे से तैयार है तो आप टेक्निकल पे ध्यान दीजिए, और अगर आपका टेक्निकल का हिस्सा अच्छे से तैयार है तो इसका रिवीजन करते रहिए, इस नॉन टेक पे ध्यान दीजिए। यानी आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि रेलवे में वैकेंसी जो आती है लगभग 10-12 हज़ार के आसपास आएगी, और आपकी ब्रांच अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो लगभग 10,000-11,000 में से 5-6-7 हज़ार पोस्ट पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। ऐसे सिविल ब्रांच है तो सिविल ब्रांच वाले भी अगर 10,000-11,000 पोस्ट आ रही है तो 4-5 हज़ार पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप ये मत सोचना सर सब जोड़ करके तो 10,000 से ज्यादा हो जा रहा है। भाई अगर एक सीट है तो उस पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वाला भी जा सकता है, कुछ पोस्ट ऐसी रहती हैं। तो उस हिसाब से आपके पास आरआरबी जेईई का जो एग्जाम है ये इंडिया के सबसे बड़े जेईई के एग्जाम में से काउंट किया जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी रेयरली और कहीं आती है। अदरवाइज वैकेंसी कहीं 400, 500, 600 आती है और उसी में आपको फाइट करना होता है। यहाँ पे वैकेंसी की संख्या ठीक ठाक रहेगी, तो आप अपनी कमजोरियों पे काम करना स्टार्ट करिए। जो अपनी कमजोरियों पे आग लगा सकते हैं उन्हें सूरज से आंख मिलाने का हक है, और जो कमजोरी को कमजोरी बने रहने देंगे या कहेंगे चलो कर लेंगे फिर नहीं होने वाला है कुछ, तो आपको क्या करना है, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों में सामंजस्य बिठा के पढ़ना स्टार्ट करिए। वैकेंसी चाहे 3 महीने बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे 15 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाए, वैकेंसी चाहे 10,000 आए, चाहे 8,000 आए, चाहे 14,000 आए, आप अपने एक एक सब्जेक्ट को पढ़िए सीखिए, क्वेश्चन लगाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए और सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए, ताकि जब वैकेंसी आए, एग्जाम आप दो तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहो कि आपका सिलेक्शन होगा। ज्यादा वैकेंसी होने से फायदा क्या होता है कि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कई बार जब कम वैकेंसी होती 10, 20, 30, 40 तो कई बार अच्छे बच्चे भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन जैसे ही वैकेंसी की संख्या बढ़ती है तो आपके पास सिलेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। सिविल का जो बैच है ये 5 मई से स्टार्ट हुआ है, यानी 1-1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अगर आप इस बैच को आज भी ज्वाइन करते हो तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी सिविल वाले बैच में। इसकी फीस अभी भी 3500 रुपए ही है सिविल ब्रांच की। और ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल की बात करूं तो इसका बैच जो है अभी 22 जून से स्टार्ट हुआ है, इसकी वैलिडिटी 15 महीने है। और इलेक्ट्रिकल की फीस आप देख सकते हो 4499, इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। 3499 इलेक्ट्रॉनिक्स की है और 3499 मैकेनिकल की है। ये इन तीनों ब्रांचेस की फीस है। इसमें आपका पूरा टेक्निकल हिस्सा बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। मैकेनिकल ब्रांच में अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो मैकेनिकल ब्रांच में आलोकनाथ झा सर हैं, मदन मोहन बंसी सर हैं, अंकित सर हैं, हिमांशु मारवा सर हैं, नरेंद्र सर हैं। सिविल की मैं बात करूं तो सिविल में योगेश कौशिक सर हैं, हिमांशु मारवा सर हैं, आलोक सर ने भी उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया है, फ्लूइड मैकेनिक्स मारवा सर ने पढ़ाया है, हाइड्रोलिक मशीनरी भी मारवा सर ने पढ़ाया है, शुभम शुक्ला शुभम गुप्ता सर ने भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। तो सारे टीचर्स की टीम शानदार। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ पोर्शन मैंने कराया है, कुछ पोर्शन अविनाश सर ने कराया है, अविनाश त्रिपाठी सर ने। तो ये लगभग टीचर्स की जानकारी है। आप अगर और डेमो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप ऐप पे जा करके देख सकते हो। अगर आपको कट ऑफ देखनी है जोन वाइज की, सर जोन वाइज कितनी कट ऑफ गई थी अलग अलग जोन में, तो आप पिछली बार जो रिजल्ट आया था या जो कट ऑफ आई थी वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके आराम से एनालिसिस करके देख सकते हो। मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पर जो CBT 1 की कट ऑफ गई थी वो मिनिमम लगभग 54-55 नंबर गई थी जनरल कैटेगरी के लिए, और अधिकतम जो है 70, 75, 80 तक गई थी कुछ कुछ कैटेगरी में। बट मान के चलो आप 70 नंबर का टारगेट आप करोगे CBT 1 में, 100 में 70 का। CBT 2 की बात अगर की जाए तो CBT 2 में आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। आप 150 में से कोशिश करना कि 90 से 100 नंबर कम से कम लेकर के आ पाओ। इधर कितने नंबर की कोशिश करोगे डिपेंड करता है पेपर कैसा आया। पेपर बहुत हलवा आ गया तो सही करना ज्यादा, ये मत सोचना सर ने तो 90-100 ही बोला है,
120 क्वेश्चन आ रहे लेकिन 100 ही करके आ रहे हो। 150 में से आप कोशिश ये करो कि आप मिनिमम 100 स्कोर करो, मिनिमम 90 से 100। अगर आप इतना स्कोर करते हो तो ठीक है, हो सकता है 95 पाओ, आप उसी में सिलेक्शन हो जाए, 98 पे हो जाए, 92 पे हो जाए, हो सकता है 105 107 पे सिलेक्शन आपका हो, बट मिनिमम आपको कोशिश करनी है कि 90 से 100 के बीच में ले आना है। मैं बात जनरल कैटेगरी की कर रहा हूं, सामान्य वर्ग की। ओबीसी वालों के लिए थोड़ा कम, एससी एसटी वालों के लिए थोड़ा और कम कट ऑफ रहती है। तो आप 90 से 100 लेकर के आओगे, बाकी 110 ले आते हो, 115 ले आते हो तो और अच्छा है, बट 90 से नीचे अगर आपका कांटा गया तो कहानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बट 100 के आसपास अगर आप ले आते हो तो आप मान लीजिए आप बिल्कुल बाउंड्री पे हो कि हाँ सिलेक्शन आपका हो सकता है। 100 के ऊपर जितने नंबर आप लेके आओगे आप उतने ही आश्वस्त होते जाओगे। बाकी ये नंबर फिर वही डिपेंड करता है आपकी ब्रांच क्या है, आपने किस जोन से फॉर्म फिल किया है, क्योंकि अलग अलग जोन की कट ऑफ अलग अलग जाती है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप कोशिश करेंगे 150 में 100 नंबर ले आने की। बाद में जो रिजल्ट आता है वो उसको कन्वर्ट करके रिजल्ट देते हैं जो CBT 2 का आता है, बट अभी के लिए 150 में आप कोशिश करना कि 100 के आसपास नंबर आप लेकर के आइए। तो इधर हमारी कोशिश होगी 150 में 100 और इधर कोशिश होगी हमारी 100 में 70, इधर 100 में 70, इधर 150 में 100, ये नंबर आप लेकर के आएंगे। इधर 150 में 100 से अगर आप ज्यादा ले आते हो तो और अच्छा, 110 ले आओ, 120 ले आओ, जितने ज्यादा आप नंबर लेकर के आओगे आपको उतनी ही चांस रहेंगे कि आपकी मनपसंद पोस्ट जो आपने प्रेफरेंस डाल रखा है वो मिलेगी। अदरवाइज आपको जो छूटा छाटा रहेगा जिसको कोई नहीं पूछेगा वो आपको मिलेगा। तो यहाँ आपको 110, 105, 120 जितना ले आ सकते हो, यहाँ पे लगभग 170 के आसपास हो सकता है, 60 से काम हो जाए, 65 से काम हो जाए, बट कोशिश 70 की आप करना, डिपेंड करेगा। अगर इलाहाबाद और अजमेर जैसे जोन की आप बात करोगे तो कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। आज अहमदाबाद और बेंगलोर की कट ऑफ कम गई थी, तो कट ऑफ किस जोन की कम, किस जोन की ज्यादा रहेगी, ये सब जो है कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि इलाहाबाद वगैरह जोन में सीट्स भी काफी थी बट फिर भी कट ऑफ ज्यादा गई थी, क्योंकि बच्चे कई बार फॉर्म ज्यादा फिल करते हैं इस इलाके में, इलाहाबाद वगैरह में, अजमेर वगैरह में। भाई राजस्थान एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की। इलाहाबाद में भी उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे होते हैं फॉर्म फिल कर देते हैं भाई हमें इलाहाबाद जोन मिल जाए, घर के करीब रहेंगे। तो ये सब कई सारे फैक्टर्स हैं। बेंगलोर का बच्चा जो होगा वो तैयारी नॉर्मली कम ही करता है, तो बेंगलोर जोन में लोग जाना नहीं चाहते हैं, अहमदाबाद जोन में जाना नहीं चाहते हैं। भाई गुजरात का बच्चा सरकारी नौकरी के प्रति उतना ज्यादा आसक्त नहीं रहता है और सरकारी नौकरी की जितनी ज्यादा तैयारी नहीं करना चाहता है। तो इसलिए आप देखोगे कि गुजरात बेंगलोर की कट ऑफ थोड़ा सा कम रहती है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, आप उसको ध्यान में रखना। जब वैकेंसी आएगी तो फिर हम इसकी चर्चा करेंगे कि कौन सा जोन आपके लिए बेहतर है सेलेक्ट करना। क्योंकि ये तो अच्छा है कि अगर आपको अपने घर के आसपास नौकरी मिल जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है नौकरी मिल जाए। चलो ठीक है, आप पटना के हो, नौकरी इलाहाबाद में मिल गई, राजस्थान में मिल गई, अहमदाबाद में मिल गई तो भी चलेगा, और नौकरी ही नहीं मिली फिर तो क्या ही फायदा। तो पहली कोशिश है आपको नौकरी हासिल करना, दूसरी कोशिश है अगर घर के आसपास मिल जाए तो अच्छा है। तो ये कुछ जानकारी थी आरआरबी जेई को लेकर के, पैटर्न को लेकर के। डिप्लोमा और बीटेक दोनों के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई बार बच्चे इस परेशानी में होते हैं कि सर हमने डिप्लोमा 3 साल का नहीं 2 साल का किया है। भाई 2 साल का भी डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो वो 3 साल के इक्विवेलेंट है। जैसे मान लीजिए आपने क्लास 12 के बाद डिप्लोमा किया या ITI करने के बाद आपने डिप्लोमा किया, तो डिप्लोमा मान लीजिए 2 साल का हो गया, तो 2 साल का हो गया तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 इयर्स। उसको 2 साल का मत मानो आप। जैसे मान लीजिए बच्चा डिप्लोमा करके बीटेक करता है तो सीधे बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेता है, तो उसका 3 साल का ही बीटेक होता है। तो आपने उसके पहले एक डिग्री ली थी जिसकी वजह से 1 साल आपका कम हुआ है। तो आप इस बात से नहीं कंफ्यूज होंगे कि सर डिप्लोमा हमारा 3 साल का नहीं 2 साल का है तो क्या कोई दिक्कत होगी। आपका 2 साल का जो डिप्लोमा है दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 इयर्स, अगर आपने ITI करने के बाद किया है या 12th करने के बाद किया है तो इसको लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और भी कुछ ब्रांचेज हैं, कुछ सीट्स BSc वगैरह के लिए हैं, कुछ सीट और भी अदर क्वालिफिकेशंस के लिए हैं। मैंने मेन जो ब्रांचेज इंजीनियरिंग में होती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी चर्चा मैंने की है। बाकी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से सारी जानकारी एक एक करके, अगर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके कोई इशू है या आपको, और जैसे कुछ लोग जो अगर कोई औरत है जिसके पति नहीं है या पति ने तलाक दे दिया है या कोई और है जो रेलवे पहले सर्विस कर रहा है, उन सब के लिए अलग अलग प्रकार का रिलैक्सेशन है। तो वो सब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप उस दायरे में आते हैं। तो मैंने मोटी मोटी जानकारी दे दी है, बाकी आपसे किसी और सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।